हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मॉडल सेट 2 इकोनॉमिक्स क्लास 11 जैक बोर्ड के लिए हम लोग देख रहे थे मेरे दोस्त। और मैंने सेट 2 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो डाला हुआ है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो चैप्टर में पढ़ा दिया मेरे दोस्त वो भी वीडियो डाला हुआ है। इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, मॉडल सेट सारा चीज़ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज मैं सेट 2 का पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 1 बता दिया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में किया। उससे हमको भी आसानी, आप लोग को भी आसानी। हमको आसानी इसलिए कि मेरा डाटा बहुत ज़्यादा लग जाता था उसमें, और साथ ही साथ वीडियो बड़ा हो जाता था, अपलोडिंग में भी टाइम लगता था, तो बहुत डिस्टर्ब भी रहता था दिन भर। तो समझ रहे ना, इसके कारण थोड़ा सा मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया है। अगर आप लोग कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट करिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 1 में ही दे दूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सेट 1 में हम लोग देखे थे, अगर आप लोग देख लिए हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ लिए थे, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी मेरे दोस्त। हाँ चलिए, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला चीज़। दूसरा क्या बोल रहे थे इसमें ना, कि जो भी हम लोग सेक्शन 1 में जो देखे थे, सेक्शन ए देख लिए थे, पहला चीज़। दूसरा में देखे थे क्या, सेक्शन 1 का तो सारा देख चुके थे। सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 12 तक देख चुके थे ना, आई थिंक। क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, भी जो टिक मरवाए थे यहाँ तक हम लोग देख लिए थे मेरे दोस्त। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 14 देखते हैं, उसके बाद सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और उसके बाद वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो शेयर करें दोस्त। आप लोग नहीं शेयर करिएगा तो आखिर कौन करेगा। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि केवल आप खुद मत पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, बताइए, और मेरा मेहनत लोगों तक भी पहुँचाइए। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे दोस्त क्या बोलता हूँ, सॉरी बोल के और स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए ठीक है सब कुछ। चलिए मेरे दोस्त, आ चुका है सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, सारा चीज़ आपका पार्ट 2 आ गया। इकोनॉमिक्स मॉडल से 2 टर्म 2 ये हमेशा जैक बोर्ड क्लास 11 के लिए देख रहे हैं। आशुतोष कुमार सेक्शन बी को देखेंगे। एंड इसको याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा कि क्या है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, जो कि 5 को बनाना होगा मेरे दोस्त। 7 नंबर दिए रहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 30 पार्ट 1 में देखिए, 1 से कहाँ तक 13 तक सोल्व कर दिए थे मेरे दोस्त। आज हम लोग क्या देखेंगे, 14 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, 13 देख चुके थे। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत पीछे से होगा तो कमेंट करेगा, या फिर मेरा नंबर नोट कर लिया, 91420534। कितना है, सॉरी मेरे दोस्त, 91420534, 9142042534। कोई भी क्वारी हो आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नोट्स वगैरह वहाँ से मिल जाएगा। सब सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, पढ़िए लिखिए और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिए कि कैसा वीडियो लगता है। आप लोग पढ़ते हैं, कमेंट नहीं करते, हमें पता नहीं चल पाता कि मैं क्या करना है, क्या सुधार करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो भी दिक्कत, प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम ही नहीं, कोई अच्छा बात जो भी लगता है तो कमेंट करिए। कमेंट से हमको आइडिया मिलता है कैसे क्या करना है मेरे दोस्त। तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर तो करना ही होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। आप लोग ये इतना देखिए, टाइम दिखा दूँ, देखिए टाइम देखिए, 11 बज रहे हैं ना, अभी वीडियो शुरू करा, तो आपके लिए मेहनत हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए करिए मेरे दोस्त। चलिए आ चुके हैं हम लोग। और वैसे चैप्टर तो सारा पढ़ा दिया हूँ ना, चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जितना चैप्टर आ रहा है, एक चैप्टर बच चुका है, बस उसको लास्ट में डाल दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में एक चैप्टर, कोई इतना नहीं करेगा। जो नोट्स दिया हूँ ना, वो VVI नोट्स है। उस VVI नोट्स से समझिए कि CBSE का मेन वेबसाइट से लिया मैं, और समझिए कि वैसा नोट्स मिलना हमको नहीं लगता कि आप लोग को मिल पाएगा। एक्यूरेट आंसर उसमें कहीं से कोई एक्स्ट्रा नहीं है दोस्त, और वहीं से मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ। तो इसको लिखिएगा ना, तो कहीं से कोई नंबर नहीं कटा। मैं एक्स्ट्रा भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा भी देता हूँ, कहीं से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, मैं बहुत कुछ करा दिया। आप चैनल पर देखिए तो थोड़ा, अगर आप नए होंगे तो एक बार देखिए, जुड़िए, और बस उसके बाद तो इंग्लिश में भी डाल दिया हूँ सब कुछ, एक उसका पैसेज का सारा एक्सप्लेन। ऐसा नहीं है इंग्लिश का पैसेज, हम देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर बस केवल आंसर बता रहे हैं। जी नहीं, आप पैसेज को समझाइए ना। इंग्लिश क्या, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि पैसेज वगैरह जो आता है ना मेरे हूबहू रहता है मॉडल में। इंग्लिश का मैंने देखा हूँ, इंग्लिश से फ्री में नंबर मिलता है ना पैसेज में, तो वही वाला उठा के देता है पैसेज। हम देखा, मैं टर्म दिया था क्लास 12 में। थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करूँगा, 1-2 मिनट देखिए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँगा, उसके लिए सॉरी। मैंने दिया था, उसमें क्या हुआ कि मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, बहुत सारे, और साथ में वो क्या बोलते हैं, सेट का हूबहू क्वेश्चन हमको मॉडल सेट में देखने को मिला। और इंग्लिश में भी मिला, क्या बोलते हैं, हिंदी वालों को भी मिला था, आर्ट्स वालों को भी मिला था ना। जो भी पैसेज है, पैसेज तो बाय द वे आप लोग अगर पैसेज दे देता है मेरे दोस्त, फिर वहाँ पे टाइम लगेगा पैसे को समझने में ना, और क्वेश्चन रटने में दिक्कत है, रटना होगा नहीं, समझ के रहिएगा तो आसान होगा। इसीलिए मैं पैसेज के एक वर्ड को तोड़ देता हूँ, और साथ ही साथ डिटेल ग्रामर सेक्शन पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सोल्यूशन करता हूँ तो पढ़ा देता हूँ। तो ये सारा कुछ कर दिया हूँ। आप इंग्लिश इकोनॉमिक्स दोनों का सारा जिम्मेवारी मेरे पे दे दीजिए, उसमें नंबर कम आएगा तो उसका सब जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि मेरे चलते आपका नंबर कम आया। लेकिन आप पढ़िएगा तब तक मेरे दोस्त। तो बस
स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत दिल से सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आज, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, चलिए बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब 4 या 5 मिनट हो चुका है ना। चलिए कभी कभी बात भी करना चाहिए थोड़ा बहुत आप लोग से, तो बहुत थोड़ा सा आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। चलिए और तो और कुछ नहीं कहेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए 14 नंबर देखिए, 40 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाए थे और साथ ही साथ क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन में भी था। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक टॉपिक अभी समझिए कि गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइप हो चुका है ना, बहुत पहले से इसमें, लेकिन बहुत फैसिलिटी लाया गया है, ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर को सुधार में हम लोग बहुत किए हैं, लेकिन है क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या मेरे दोस्त, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसा बात है कि नया टॉपिक है, ऐसे सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग का जिम्मेवारी है सब कुछ ना। चलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस, यह क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस समझते हैं ना। जी हाँ, इन्वॉल्व किसमें, इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, सब समझ रहे हैं ना। क्या असेंबलिंग करना, उसको एक तरह से स्टोरेज मतलब क्या सब कुछ समझ रहे हैं ना, स्टोर करना, प्रोसेस में करना, फिर क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट यहाँ से भेजना, प्रोवाइड क्या पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना, ग्रेड नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, असेंबलिंग उन्हें सजाना एक तरह से होता है, और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। देखिए इसका मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, नियम सिस्टम जो कहिए, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, असेंबलिंग करना, स्टोरेज करना, तो किस चीज़ का, किसका, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ दोस्त क्लियर है कि डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी कहने का मतलब कि बहुत सारे आ जाएंगे इसमें ना। देखिए पैकिंग वगैरह हो गया ना, एक मिनट सॉरी गलत क्या है, चलिए वही सही से, तो जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी होते हैं जो भी हम लोग खेती से पैदा करें, तो उसको स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, जो भी पैकिंग करना, तो सारा कुछ एक सिस्टम के प्रोसेस का, तो वही एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। या जो भी हम लोग का जो मार्केट समझिए ना, तो मार्केट जो कृषि से रिलेटेड है तो उसी को एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस है जिसमें जितना भी एग्रीकल्चर कमोडिटी बनता है तो सबका ग्रेडिंग वगैरह करने का जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो यही है और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिए क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लिखना को ज़्यादा करके ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट हैज एडॉप्ट वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छे से हो, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो, अच्छे से क्या प्रोडक्ट का बिक्री हो, जो भी होता है ना, तो सब कुछ ढंग से हो, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स मैंने बहुत सारे उपाय को क्या एडॉप्ट की, इम्प्रूवमेंट तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मेजर सिस्टम को सरकार लाई। जैसे कि मान लीजिए चाइपी सीट का फैसिलिटी दी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, फिर रोड वगैरह फैसिलिटी वाला बढ़ाए, फिर जो होता है पैंप देखते हैं किसे क्या नली गली में सब, जिससे कि क्या फैसिलिटी में सिंचाई में भी बहुत सारा सिस्टम सरकार देती है सुविधा, क्या पैसे ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिटेल में बताए होंगे, अभी हमको माइंड में नहीं आ रहा है बहुत क्या क्या स्कीम आया था उसमें। चाहे देखिए ना एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए जो मिलता है पेस्टिसाइड वगैरह ना, तो सुनने होंगे कहीं कहीं पे बहुत कम दाम में फ्री में, तो सरकार बहुत सुविधा देती है खेती को प्रमोशन करने के लिए। तो इसको लिखिएगा, और ये एक सिस्टम एक प्रोसेस है जिसमें सारा खेती से रिलेटेड काम जो भी होता है कृषि से, तो उसी का में सब इन्वॉल्व होता है, तो और विशेष कुछ नहीं है। वाट डू यू फार्मर नीड्स क्रेडिट, वाई डू फार्मर नीड्स क्रेडिट, मतलब फार्मर को क्रेडिट यानी लोन, तो लोन क्यों आवश्यकता होता है, आखिर एक किसान जो होता है क्यों लोन लेता है, कॉमन बात सोचिए। तो उसको पैसा की कमी है ना, फार्मर है, किसान है ना, उसका खाने के लिए कुछ ना, खेती करे तो उसके पास ना बीज है ना अच्छा फैसिलिटी है, तो दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि फार्मर रिक्वायर्ड होता है क्रेडिट क्यों, फॉर द वेरियस पर्पस लाइक परचेजिंग एग्रीकल्चर टूल्स, सबको परचेज करना, एंड मशीन, डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स, सबको परचेज करने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, तो क्या करना है एग्रीकल्चर टूल्स को, तो एग्रीकल्चर टूल्स में सब आ जाएंगे, तो ये सब खरीदने के लिए उसके पास पैसा का आवश्यकता होता है। तो इसीलिए क्या कहता है ना कि किसान लोन ले रहा है, तो लोन कहाँ से लेंगे, तो लोन के लिए 2 इंस्टीट्यूशन है, एक है क्या फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। रूरल क्षेत्र में जो फार्मल किसान, तो फॉर्मल में क्या जाता है, फॉर्मल हम लोग का जैसे कि इनफॉर्मल, फॉर्मल में आपका गवर्नमेंट बैंक होगा जितने भी, या फिर रीजनल बैंक, नाबार्ड का नाम सुने होंगे, तो नाबार्ड ये सब क्या है, ये सब फॉर्मल है। और इनफॉर्मल का बात करेंगे तो इनफॉर्मल में क्या देंगे, हमारे आसपास रिलेटिव जो होते हैं ना, इनफॉर्मल मनी लेंडर ऐसा, तो इनफॉर्मल ये 2 जो क्रेडिट लेते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं लिखना है, तो सेट 1 में था दिया। देखिए और साथ में साथ जेस्टेशन पीरियड, जब से सोविंग होता है या कटाता है, तो बीच में जो पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड कितना, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग इज द हाई। अब कब बीज बुआ, कब कटाएगा खेती, तो टाइम लगता है मेरे दोस्त। उसमें टाइम लगने के कारण क्या होता है ना कि फार्मर हैव टू बोरो फुलफिल देयर नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उस पीरियड में तो प्रोडक्शन हुआ नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, तो किसान के खाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेंगे, अनाज बेचेगा तो ना भाई, तो ये बेचा नहीं, प्रोसेस में, तो उसके लिए थोड़ा सा नीड आवश्यकता होता है ताकि बेसिक नीड जो फुलफिल कर सके। तो यहाँ लिखिएगा 2 नंबर बढ़ा के, तो मिल जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 लाइन लिखिए कि फार्मर का नीड होता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो भी टूल्स होते हैं उसको खरीदने के लिए, और साथ ही साथ अपना बेसिक फैसिलिटी, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड होता है ना, जब से कटाई से लेके तो दिक्कत है तो खरीद लेता है,
कोई दिक्कत। चलिए लॉन्ग देखते हैं, सेक्शन थोड़ा सा, चलिए लॉन्ग में हम लोग को थोड़ा सा माइंड एकदम क्लियर करना होगा और अच्छे से देखना होगा। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सब आप खुद से पढ़ेगा तो समझ जाइएगा, इसमें डिटेल क्या सब कुछ आप लोग समझिए, सिंपल लैंग्वेज कुछ है इसमें समझना, समझा देता है, जो भी समझा दिया कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए सेक्शन डी देखिए, लॉन्ग थोड़ा सा इसमें देखिए, लॉन्ग में थोड़ा सा लॉन्ग लिखना भी होता है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर लिख दीजिएगा और लॉन्ग का नंबर ले लीजिएगा, जी नहीं। आपको मान ली दिल्ली तक पहुंचना है, आप पटना जाइए, बोलेगा तो गाड़ी धर ले पहुँच, जी नहीं, आपको दिल्ली तक जाना होगा, यानी कि आपको लॉन्ग लिखना होगा, लॉन्ग नंबर भी लेना होगा। ऐसा नहीं कि बस केवल हम लोग 5 नंबर का है, 2 लाइन लिखे बोलेंगे 5 मिल जाएगा, एक्यूरेट आंसर लिखे कहीं नहीं मिलेगा, जी नहीं, एक्यूरेट लिखे लेकिन उसको आगे पीछे भी लिखना होगा थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि नंबर नहीं मिलते हैं मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा क्योंकि नंबर हम लोग स्टूडेंट तो सबको बना के आता है, तो किसी का नंबर ज़्यादा है तो किसी का कम, क्यों, एक्यूरेट तो सबको लिखता है, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा में लिखिएगा ना तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है, कम में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो 5 नंबर के क्वेश्चन में कम लिखिएगा तो नहीं चलेगा, 2 नंबर 3 नंबर चल सकता है। तो इसमें देखिए कैसे कैसे क्या क्या लिखना होगा, आइडिया लीजिए और किस प्रकार एग्जाम में करिएगा, उससे मैं बताऊंगा पूरा डिटेल, लाइव हर का वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगा उसके लिए। अभी से लेकर क्लास 12 तक के लिए तो टेंशन लेना नहीं है, नंबर उसको अच्छा करना है। चलिए क्लास इंटरवल देखिए इसमें दिया रहेगा, ठीक, फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, तो ये सब क्वेश्चन में आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कौन है, क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस सीरीज का है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, तो कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ग्रुपिंग मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज़ कब करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होते हैं। देखिए तो 7 है, 9 है, 11 है, 18 है, 30 है, 2 तो रिपीट करने हैं, तो रिपीट नहीं, तो ग्रुपिंग मेथड का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में एक ही फॉर्मूला है, और ग्रुपिंग मेथड नहीं देगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो जैक बोर्ड में उतना नहीं देता है, तो बस दिमाग में रखिए कि देगा नहीं तो हम लोग का डायरेक्ट मेथड देगा। तो इसको देखिए सिंपल बना देना है, पहले तो क्वेश्चन को आप इस पैटर्न में लिख लीजिए, वहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे नहीं, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। मोड होता क्या है देखिए ना, यहाँ पे मोड देखिए थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा ना तो अच्छा है, लॉन्ग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना होता है तो अच्छा बन जाता है हम लोग का। देखिए मोड क्या है, मोड निकालने के लिए बोल रहा है, तो मोड आखिर है क्या देख लीजिए। मोड क्या है, मोड इज द वैल्यू विच अकर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या है इन द सीरीज, कोई भी सीरीज में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अकर होता है ना तो उसी को मोड बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अकर लिख सकते हैं। वी फाउंड द मोड इन ऑल सीरीज लाइक द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। हम लोग सारे सीरीज से मोड प्राप्त कर सकते हैं या सारे सीरीज में मोड प्राप्त कर सकते हैं ना, कोई भी सीरीज हो। तो यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो देख लीजिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, 30 का है, 30 का है, तो 30 यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बोलिए जो बोलिए इसको, तो क्या होगा 30, तो मॉडल क्लास इसी का सामने वाले मॉडल क्लास हो जाएंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे और हम लोग यहाँ पे लेवल L1 निकालेंगे, L1 फार्मूला में यूज होगा, F0 निकालेंगे, सब निकाल लेंगे क्या क्या है, और उसके बाद I निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और उसका बाद फार्मूला हम लोग रिक्वायर्ड फार्मूला जो है ना उसका यूज करेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए बता दिया हो। देखिए क्या हियर द गिवन डाटा इज द कंटिन्यूअस सीरीज, द गिवन डाटा है मेरे दोस्त कंटिन्यूअस सीरीज का है, और बट द 2 मेथड अवेलेबल फॉर द फाइंडिंग मोड्स इन कंटिन्यूअस सीरीज, डायरेक्ट और ग्रुपिंग, जो ये बताएं वही लिख दिए थे थोड़ा सा। बट द ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, ग्रुपिंग का जब फ्रीक्वेंसी रिपीट होता है, सो वी डायरेक्ट यूज क्या यू यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज आई हैव नो फ्रीक्वेंसी रिपीटेड क्वेश्चन। तो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है नहीं जिसमें फ्रीक्वेंसी रिकट है, तो बस केवल आपको समझने के लिए आप एग्जाम में इसको मत लिखिएगा। एग्जाम में कहाँ से लिखिएगा ये भी मत लिखिएगा, डिफिनेशन लिख सकते हैं तो अच्छा बात है, डिफिनेशन याद होता, नहीं याद होता भी कोई नीड नहीं है, थोड़ा सा लिख दीजिएगा ना तो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का आंसर हो जाता है, एक बेस्ट आंसर होता है। आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, उसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, करेक्ट बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इन द एबव क्वेश्चन वी कैन फाइंड आंसर दैट इज गिवन वैल्यू। देखिए कैसे, क्लास इंटरवल लिखिए, फ्रीक्वेंसी लिखिए, यहाँ पर दिया रहेगा। अब बोले थे हम F1 निकालेंगे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकल गया F1, उससे एक जस्ट पीछे F0 मिल जाता है, उससे जस्ट एक आगे F2 मिल जाता है, तो जस्ट पीछे 28, जस्ट आगे 22, तो निकालिए F1 F0 सब निकालिए, फार्मूला में यूज होंगे। मॉडल क्लास निकल गया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने है उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो देखिए मॉडल क्लास निकल गया, सॉरी यहाँ से इसको काटिए, यहाँ से देखिए दिया हुआ है, इसको बॉक्स मेरे पास है तो क्यों कर रहा हूँ, मॉडल क्लास निकल गया। अब देखिए आगे देखिए और क्या, तो आई कॉमन डिफरेंस पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द मोड इन द डायरेक्ट मेथड द कंटिन्यूअस फिर इसको याद कर लीजिए, फार्मूला को याद कर लीजिएगा, बस यही फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू जेड से डिनोट करते हैं ना मोड को, तो मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इट को आई,
एग्जामिनेशन में और जब भी लिखिए क्वेश्चन को ना तो फार्मूला को जस्ट में लिखिए, डोनेशन साइन थोड़ा सा देने से स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग जेड से डिनोट करते हैं मोड को। और L1 लोअर लिमिट देखिए क्या क्या सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। L1 क्या है, L1 लोअर लिमिट है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास है मॉडल क्लास का। F0 क्या है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का पीछे का। और F2 क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एक आगे का। और I क्या है, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द डाटा, डाटा में कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला में यूज करेंगे, बैठा देंगे। फार्मूला क्या था, जेड L1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0, याद रखिएगा F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसको जैसे भी याद करना होगा बोलो, याद रखिए F1 माइनस F0 है, यहाँ भी F1 माइनस F0 है, लेकिन 2F1 F1 को दोगुना करके और F2 क्या है घटा दीजिए। दोगुना किए इधर से दोगुना किए ना तो इधर से इसको घटा दीजिए, यानी कि F2 को माइनस कर दीजिए। सबको माइनस करना है तो इसको यूज़ करिए। सारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, F1 निकाल दिए हैं, डायरेक्ट इसको बैठाइए, आंसर प्राप्त कीजिए। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर देखिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। आप जो है लाइन जो है ना इसको आप फुल मत करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, इसको आप यहाँ तक ही रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक है 28 वगैरह सब देखें वहाँ से, और कैलकुलेशन करके हम लोग का 21 जो है आंसर आ चुका है। तो ये भी सिस्टम दिया था इसमें, ओह हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं था, अचानक हो गया। एक इसका सिस्टम है, ये सब दिया है, इससे क्या होता है छोड़िए, सब बाद में देखें कहाँ पहुँच गए हम इसका चलिए। इसमें बहुत सिस्टम दिया ना, नया रिकॉर्डर है। पहले रिकॉर्डर जो करते हैं ना, जैसे रिकॉर्ड उससे दिक्कत होती है, रिकॉर्ड भी सही से नहीं होता। हम सोचते थे मेरा मोबाइल हैंग कर जाए, मोबाइल नहीं हैंग, वो रिकॉर्डर ख़राब था। ये देखिए 2-4-10 दिन पहले ही शायद ये रिकॉर्डर कब लिए हैं, ये मतलब अच्छा रिकॉर्ड इससे होता है। चलिए क्या है, द मेजर सॉरी आप कहाँ चल जाता है, वीडियो बना रहे हैं तो बात करने लगता है। सॉरी 16 नंबर देखिए, द मेजर्स ऑफ क्या है, 16 नंबर में थोड़ा सा दिख रहा है। द मेजरमेंट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ द फादर्स एक्स एंड देयर सन आर द गिवन बिलो इन द इंचेज। फादर का और बेटा लड़का का दोनों का हाइट दिया हुआ इंच में। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको बताना पड़ेगा कि आपको 2 क्वेश्चन मॉडल सेट पार्ट 1 नहीं बताए थे, पार्ट 1 में भी कोरिलेशन को उसको भी टिक हो रहा है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन से क्वेश्चन आएंगे तो उसको एकदम याद कर लेना। जिसको मैं नहीं भी बनाऊंगा ना तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया हूँ तो इसलिए इसको मैं नहीं बनाया हूँ, बस थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया हूँ, आधा बना दिया हूँ, आधा आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ। थोड़ा सा देखिए, लिख दीजिएगा वही, बाय यूजिंग द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड फाइंडिंग द रिजल्ट थ्रू द क्या डायरेक्ट मेथड से। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट रिलेशन का क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी होता है और एज्यूम्ड मीन मेथड भी, उसको तो शॉर्टकट क्या, एक और क्या स्टेप डेविएशन, यानी कि एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट, तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट आसान होता है, डायरेक्ट से निकालेंगे। और कहीं भी क्वेश्चन में कोई मेथड से नहीं बात कर रहा है, केवल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट का यूज़ करिए, वो उन लोग का नहीं देगा, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो डायरेक्ट में बार बार पढ़ते आ चुके, एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, हमको डेविएशन निकालना है, एक्स का डेविएशन निकालना है, वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है, और समेशन ऑफ एक्स वाई। और जो फार्मूला है मेरे दोस्त देखिए, बहुत कुछ कर दिया हूँ मैं सब पॉइंट में निकाल दिया हूँ, उसका समेशन एक्स का निकाल दिया, वाई का निकाल दिया हूँ। ऐसा मल्टीप्लाई थोड़ा सा करिएगा, टाइम लग रहा था ना, इसीलिए मैं आप लोग के लिए छोड़ दिया कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा, आप लोग भी थोड़ा सा करिए और उसको भरिए। नहीं भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, बस ट्रिक याद रख लीजिए माइंड में, कैसा सब बनता है वहाँ करिएगा, बस बैठा लीजिए। नहीं बनाएगा वहाँ भी छोड़ दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है, तो 3 ही क्वेश्चन बनाना है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 3 ही बनाना है। तो मान लो न्यूमेरिकल टफ टाइप का लगेगा, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टफ है तो उसको छोड़ दीजिएगा, आप थ्योरी लिख दीजिएगा। थ्योरी अगर नहीं आता तब तो न्यूमेरिकल बनाना होगा ना, तो इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। देखिए आंसर एनी 5, सॉरी गलत लिख दिए, आंसर एनी 3, सॉरी सेक्शन बी में तो 5 था, हाँ ठीक है, सेक्शन सी में लिख दिया ना, ओनली 3, केवल 3, तो 2 आप छोड़ सकते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, टफ है तब, नहीं तो थ्योरी लिखिए, थ्योरी नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल कोई ध्यान देना होगा ना, तो आप थ्योरी पे फुली कमांड कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल टेंशन फ्री। तो जो अच्छा करना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, न्यूमेरिकल टफ है तो आप इसको बनाइएगा तो भी ठीक है, नहीं बनाएगा तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सब मैं आपके लिए कर दिया था थोड़ा सा, तो यहाँ तक कर सकते हैं, कोई एक बार बना के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ, दोनों पॉइंट मल्टीप्लाई करना तो मैं छोड़ दिया था। एक सौ देखिए फार्मूला याद रखिए बस, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन द फार्मूला गोट रिजल्ट। देखिए एक्स वाई सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ निकाल लिया हम लोग, दिखा नहीं है, मिन निकालिए। और कोफिशिएंट कोरिलेशन आर का फार्मूला तो बार बार पढ़ते हैं हम लोग, शुरू से पढ़ते रहे कि समेशन ऑफ एक्स रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर या अंडर रूट, जो बोलना है इसको पढ़ना है, पढ़िए रूट अंडर वाई स्क्वायर। तो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला का पॉइंट बिठा लीजिए और क्या बोलते हैं आंसर प्राप्त कीजिए, दो आएगा। लेकिन याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा हम लोग 0 से लेकर 1 तक, ये है दोनों के बीच में, या 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, इतना ही के बीच में आना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन सही है। इससे आगे पीछे आ रहा है तो यहाँ भी कैलकुलेशन गलत है और एग्जामिनेशन में भी कैलकुलेशन गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलिए 17 नंबर।
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये मतलब एक तरह से मीडियम क्वेश्चन कहिए, हमको चांस नहीं देगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा है क्वेश्चन, दम थोड़ा सा है। चलिए, कोई रिलेशन है किस में, पॉवर्टी में, गरीबी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। तो समझिए कि कोई अनएम्प्लॉयड है तो क्या वह गरीब है, या कोई गरीब है तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमको तो नहीं लग रहा है अगर कोई गरीब है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये भी गारंटी नहीं है। ज़्यादा चांस है कि हो सकता है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो भी गरीब हो तो इसका चांस कम है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि लोग हैं लेकिन गरीब नहीं है, लेकिन बहुत सारे गरीब हैं और क्या बोलते हैं उनको, गरीब है लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। दोनों में रिलेशन है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लेक ऑफ लिविंग। लेक ऑफ लिविंग कहने का मतलब जो लिविंग बेसिक नेसेसिटी होता है उसका कमी। बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर, जो पॉवर्टी का सिचुएशन था वही यहाँ पर भी आ जाएगा। जो भी सिचुएशन पॉवर्टी में होता है जो हम लोग देखे थे, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी आ जाता है, बेसिक नीड की लिए कमी। और इट रिलेट्स टू हंगर, इसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लीजिए क्या होता है, लेक ऑफ लिविंग। लेक ऑफ लिविंग मतलब कि लिविंग मतलब जीवन का आपको स्टैंडर्ड में कमी, आपका जीवन जीने का जो भी होता है ना जरिया, उसमें कमी, यानी कि उसका जो भी रिक्वायरमेंट फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको मतलब कि लिविंग कंडीशन सही से नहीं मिल रहा है। ठीक, तो लेक ऑफ लिविंग हो गया, यानी कि जीवन जीने में जो भी होता है कमी होता है। तो कमी के कारण आपके क्या होगा ना कि आपके हंगर, आप भूख, कमी है, जीवन जीने का कोई साधन वैसा है नहीं, तो खाना भी नहीं मिल पाएगा अच्छे से। ठीक, ग्लूम, उदास हो जाइएगा। पेसिमिस्ट, निराशा हो जाए, निराशावाद होता है ना, आशावादी, निराशावाद। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, पेसिमिस्ट निराश हो जाएगा। और साथ ही साथ इंडेप्टनेस, कर्ज में चला जाएगा, पैसा है नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड लो है तो पैसा थोड़ा सा चाहिए ना, उसके लिए ये सब कारण है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हो जाता है। दे ऑल आर द साइन ऑफ पॉवर्टी, यह सब पॉवर्टी का ही तो साइन है। देखिए दोनों में रिलेशन थोड़ा समझिए, वही तो बोले सब तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का साइन है। पॉवर्टी का साइन कौन है, हंगर, ग्लूम, पेसिमिस्ट। तो ये सब जो साइन है पॉवर्टी का साइन है मेरे दोस्त। तो पॉवर्टी किसके कारण आया, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आया। लिविंग कंडीशन का लेक ऑफ लिविंग है, यानी हम अनएम्प्लॉयड है, तो इसको कारण क्या हुआ, हंगर आया, सब आया। और हंगर सब जो क्या है, यह सब भूख मतलब भोजन में, यानी कि पॉवर्टी का मेन जो इंडिकेशन है। तो माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को बैठाइए, तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट में लेक ऑफ लिविंग, लेक ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने में कमी, जीवन को अच्छे से नहीं जी रहे हैं, तो जिसके कारण यह सब हो रहे हैं। और यह सब जो हो रहे हैं ना, तो यह सब गरीबी के साइन है कि आप गरीबी की तरह बढ़ रहे हैं या आप गरीब हो रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी से कोई यहाँ नहीं पहुँचता है, समझ गए। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में 2 लाइन, ये डिफिनेशन एक्यूरेट हो गया, ये एक्यूरेट डिफिनेशन, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन अब इतना लिख के जाइएगा 5 नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा आंसर को मैंने बढ़ाया हूँ। देखिए क्या लगाया हूँ यहाँ पे खुद से, नोट्स एनसीईआरटी में उतना ही आंसर था, लेकिन नोट्स के बाद देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या था। थोड़ा सा लिख दिया, आप अपने से लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे, या नेट गूगल जहाँ से पढ़ना होगा पढ़िएगा, वहाँ से लिखिएगा, लेकिन मैं खुद से लिखा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज द मेजर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, गवर्नमेंट के लिए मेजर चैलेंज है। एंड पॉवर्टी इज़ द वेरी वर्स्ट सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर द कितना है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो भारत के लिए चैलेंज है। चैलेंज करना मतलब जिसका सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन नहीं मिलता तो प्रॉब्लम रह जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं, इसका तो सोल्यूशन खोजा जा सकता है, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सकता है। तो ये भी एक चैलेंज है, पॉवर्टी भी चैलेंज है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मेजर चैलेंज में आ जाता है पॉवर्टी के साथ साथ। और इसके बाद थोड़ा सा रिलेट करना है दोनों का ना, तो दोनों को थोड़ा सा अलग करके बताना होगा। एक ही दोनों का कंडीशन दीजिएगा तो नहीं ना हो पाएगा, तो रिलेट करके और पॉवर्टी को लिख दीजिएगा ना कि वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट ऐसा सिचुएशन है ना कब भारत में, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज इतना आज़ादी के बाद भी आज पॉवर्टी है, हम लोग वहाँ गरीबी देखा जा रहा है। और आफ्टर द गेटिंग एजुकेशन लाइक द पीपुल सम बिकम अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लेस। देखिए एजुकेशन लेने के बाद भी बहुत लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड, और कुछ होगा ना, और मोर पॉपुलेशन गोज अंडर गोज पॉवर्टी। देखिए यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट को, बोल रहे हैं हम ना कि जो भी यहाँ पे सरकार में मैंने क्या बोलते, पढ़े लिखे भी गरीब हो जाते, पढ़े लिखे भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने का कारण पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन के साथ साथ गवर्नमेंट उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और साथ में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था कि हमको नहीं मिल पाया, तो मेरे इसके कारण मैं क्या हो गया, मैं गरीब हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट से गरीबी आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखे भी लोग
हो जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, शहर में हम लोग देखते हैं ना काजुअल लेबर वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं स्किल्ड एजुकेशनल स्टूडेंट भी कुछ रहते हैं। तो दिस इज़ द मेजर रिलेशनशिप बिटवीन किसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। इसको आप समझ पाइए तो ठीक है, तो नहीं मैं आपने से लिखा था, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए खत से जल्दी ख़त्म करता हूँ। चलिए 19 और क्या है 18, और आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में देखिएगा 2x 1.5 जितना मतलब 1.5 तो थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ ना, तो थोड़ा सा स्पीड करके अच्छा रहेगा। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, एबिलिटी ऑफ स्किल वगैरह जो स्टॉक बताए थे, तो उसमें फॉर्मेशन करने भारत में प्रॉब्लम क्यों है? भारत जल्द से जल्द फॉर्मेशन करना चाहिए, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा स्पीड में, लेकिन हम लोग क्या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, भारत के सामने क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 5 नंबर का तो 5 पॉइंट देना होगा ना, लेकिन इसका रीजन लिखना है आपको, प्रॉब्लम लिखना है कि आखिर क्यों ऐसा है। देखिए द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखिए क्या क्या फॉलोइंग में आपको दे दिया हमने लिखे। तो पहला क्या है, पहला जो रीजन है जिससे कि हम लोग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में, तो पहला क्या है इनसुफिशियंट रिसोर्सेस में क्या है ना, इनसुफिशियंट मतलब प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है। हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग का जो वांट्स है वो क्या है अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है। तो यही तो रीजन हो जाता है। अब इसी इकोनॉमिक्स इसी का तो स्टडी करता है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें हर एक को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ऐसे हम लोग को स्टडी करना है, ऐसे इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है पहला रीजन जो है ना क्या है इनसुफिशियंट रिसोर्सेज में कमी है। देखिए द रिसोर्सेज अलॉटेड टू द क्या फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जितना हेल्थ केयर एजुकेशन पर रिसोर्सेज की आवश्यकता होता है ना, उससे कम मिलता है, उससे कम रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल में बहुत ही कम होता है, हैज़ बीन मच लेस देन। जो भी एलोकेट में बंटवारा तो उतना होना चाहिए जितना बंटवारा रिसोर्सेज का नहीं हो पाता है, क्योंकि इनसुफिशियंट मैंने कमी है रिसोर्सेज में, और साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन पे खर्च होगा, उसके बाद ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो उसमें खर्च नहीं हो रहा, कम है तो दिक्कत है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सेकंड क्या है सीरियस इनएफिशिएंसी मैंने क्या कार्य कुशलता, और इनएफिशिएंसी सही से कोई कार्य नहीं हो पाता है, इसमें सीरियसनेस है। देखिए कैसे क्या देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, सोसाइटी का रिसोर्सेज का बहुत सारा वेस्ट भी होता है ना, तो सीरियसनेस है नहीं लोगों में, सीरियसनेस रहेगा तो कंजर्व किया जाएगा तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसमें दिक्कत करता है। हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन, जैसे कि मान लीजिए एजुकेटेड पर्सन का जो कैपेबिलिटी है उसका रिसोर्सेज का यूज सही से होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। हैज़ आइदर इन द क्या है either not made use in the case of अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि कहने का मतलब कि कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन नॉट मेड यूज, और इन द केस ऑफ जो एजुकेटेड पर्सन का जो कैपेबिलिटी है और जो कैपेबिलिटी का जो यूज होना चाहिए वो यूज नहीं हो पाता। नॉट मेड यूज ऑफ इन द केस ऑफ कब अनएम्प्लॉयमेंट का केस में, और अंडर यूटिलाइज। देखिए इसको जब पढ़ा तो थोड़ा सा मिस्टेक से गलत बोल दिए थे, नहीं इसका यूज नहीं हो पाता। हम लोग बोले थे कि दूसरा का एजुकेशन में उसका यूज नहीं, उसका यूज नहीं, खुद का एजुकेशन पढ़े लिखे है उसके अंदर क्षमता है, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता है इन द केस ऑफ किस में अंडर यूटिलाइज, और क्या है सॉरी यूज ऑफ इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इन अंडर साइज इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर यूटिलाइज। मतलब जो भी उसका एबिलिटी है क्षमता है ना उसका यूज सही से नहीं हो पाता है, कब अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में और अंडर यूटिलाइज के कंडीशन। पढ़े लिखे तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका क्या है उस पर शिक्षा किए थे एजुकेशन पे है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए उसका रिसोर्सेज अंदर में जो है कैपेबिलिटी है वो बर्बाद हो रहा है मेरे दोस्त। बात को समझ ना, तो क्या है सीरियस इनएफिशिएंसी, मतलब सीरियस इसमें मतलब इफिशिएंट नहीं है लोग, यानी कि कार्य कुशलता सही से नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल होने के बाद भी उसका काम सही से नहीं दो देर लॉट ऑफ वेस्टेज रिसोर्स से क्या होता है मेरे दोस्त बर्बादी होता है। बात को समझ गया। सेकंड पॉइंट को थर्ड क्या है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इतना, ये तो ऐसा रीजन है, ऐसा कारण है कि उसको कहीं भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में राइज ऑफ पॉपुलेशन आप डाल सकते हैं। दैट इज द मेजर रीजन फॉर एनी प्रॉब्लम इन द इकोनॉमिक्स इन द सोसाइटी। तो इसको डाल सकते हैं। VVI टॉपिक इसको डाली थर्ड में। थर्ड क्या है द कंटिन्यूस रैपिड पॉपुलेशन हैज द क्या है एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन अंदर जो क्वालिटी है ना उसको अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन बुरी तरह से अफेक्ट करता है। उसके अंदर क्वालिटी है लेकिन पॉपुलेशन होने के कारण मैं किस क्वालिटी का मतलब जो लेता है दैट्स लेड टू द पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर क्वालिटी है
लेकिन उसके क्वालिटी को नहीं हो पाता है, अच्छा से फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना। क्वालिटी रहने के बावजूद भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि केवल सचिन तेंदुलकर ही अच्छा खिलाड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी अच्छा खिलाड़ी, बहुत सारे अच्छा खिलाड़ी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर नहीं, इंडिया में हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। इतना पॉपुलेशन है ना कि एजुकेशन कहीं भी बड़ा खर्च होने के बाद भी उन लोग को सिलेक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू पॉपुलेशन। तो इसमें भी दिक्कत होता है, या पॉपुलेशन होने के कारण एजुकेशन में बहुत सारा खर्च भी नहीं हो पाते हैं जितना खर्च होना चाहिए था ना। तो ये भी रीज़न है कि जिससे कि क्या होता है ना कि खर्च नहीं हो पा रहे हैं उतना जितना होना चाहिए, सबको बंटवारा मिलना चाहिए। सरकार कितना क्या एजुकेशन पे कहाँ से कितना खर्च, इतना पॉपुलेशन है कि सब पे खर्च, इतना स्कूल बनवाना इतना से होता है ना, तो नहीं कर पाती है ना। तो इसके कारण फॉर्मेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, हर एक व्यक्ति पे उतना खर्च नहीं हो पाता है, तो लेट करेगा रीजन। तो दिक्कत होता है पॉपुलेशन बहुत, हर एक चीज़ में फैक्टर है ना। तो इसको आप बात को समझ रहे होंगे ना, मेरे जो कहने का मेरा जो अर्थ है आप मेरे दिल से जो समझ रहे होंगे, तो इसको आप लिख दीजिएगा। आप इसमें खाली पॉइंट याद रखिएगा ना, तो बाकी आप खुद से लिख दीजिएगा। चलिए, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग उसमें भी कमी। देखिए बताते हैं क्या इसमें क्या करा है। देयर इज एन इम्बैलेंस डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द वेरियस कैटेगरी, स्पेशली इन द केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सन। हाईली स्किल्ड पर्सन का डिमांड कहाँ पर है और सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, इसमें क्या इनबैलेंस हो जा रहा है। उसका डिमांड कहाँ है, स्पेशली इन द केस ऑफ, कब मान लीजिए जिस कैटेगरी में जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का जहाँ पर मतलब कि क्या बोल रहे थे, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द वेरियस कैटेगरी, देयर इज ए इम्बैलेंस ऑफ द डिमांड्स फॉर द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी के जो ह्यूमन रिसोर्सेज, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, तो अलग अलग कैटेगरी के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उनके सप्लाई और डिमांड में क्या है, इनबैलेंस कंडीशन है। डिमांड कहाँ पर किया जा रहा है, सप्लाई कहाँ पर होता है, कहीं के देखे ना। ऐसा हम बताते हैं कहाँ पर, देखिए एक सेकंड थोड़ा सा बताते, देखिए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड है, आपके अंदर स्किल है, ठीक, तो आपका स्किल है, आप स्किल के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के जिस क्षेत्र में, आप वहाँ नहीं जाकर आप कहीं और चले जा रहे हैं। आपका सप्लाई डिमांड कहाँ पे है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप बाहर चले जा रहे हैं, किसी भी कारण से आपको भेजा जा रहा है, या फिर मनी प्रॉब्लम को, या फिर देखिए इंडिया से, देखिए कॉमन इंडिया से कोई बाहर चले जाता है। आप पढ़े लिखे, आपके अंदर पावर होगा तो आप इंडिया में रहिए, नहीं आप बाहर जाइएगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाहर में ना होगा, इंडिया में तो नहीं होगा। आप स्किल्ड होगा तो आप लोगों को और स्किल करिएगा, तो और लोगों स्किल उसमें स्किलिंग भरेगा, तो लोगों में स्किल नहीं कर पा रहे, आप तो बाहर रह कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो भारत में क्या इसमें इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको समझिए थोड़ा सा। तो और इसमें तो कुछ नहीं करा, वह डिमांड कहीं और पर, सप्लाई कहीं और पर, या कोई और सेक्टर में भी ऐसा होता होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, माइंड में उतना क्लियर करना। या फिर आप डॉक्टर, या फिर जो भी होता है ना, कि कोई डॉक्टर का डिमांड कहाँ पे, सप्लाई कहाँ पे, क्या ऐसा होता होगा शायद कहीं पे, तभी बोल रहा है कि मैन पावर प्लानिंग मतलब अच्छे से नहीं कर पाते हम लोग का, तो इसके का रीज़न भी हो सकता है। और एक लीजिए हाई पॉवर्टी लेवल कहने का मतलब ना कि गरीबी, हम लोग देखते हैं कि बीपीएल में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग भी रहते हैं ना, तो ये भी रीजन है। तो इट इज़ द कॉमन रीजन, ये तो एकदम कॉमन रीजन है। तो इसमें क्या करिए, फॉर द पुअर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम इन द, क्या है कंट्री में ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फेस बिलो द पॉवर्टी लाइन अफेक्टिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी क्या प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है। तो चारों पॉइंट को याद रखिएगा ना, तो आप सोच के अपना लैंग्वेज में, वैसा नहीं एक पॉइंट हाई लेवल है, फिर लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग अच्छा से नहीं हो पाता ना, उसका स्किल है लेकिन सप्लाई कहाँ, डिमांड कहाँ, तो इसमें भी कंडीशन एरर हो जाता है मेरे दोस्त। बहुत सारे फैक्टर रह सकते हैं ना, कोई एक फैक्टर को लेकर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दो रीजन है, और क्या है सीरियस इनएफिशिएंसी, लोगों में वैसा इनएफिशिएंसी नहीं है, और उसका रीजन भी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे और भी मिलेंगे। और कहते हैं क्या इनएफिशिएंसी रिसोर्सेज की भी क्या कमी है। तो 4 पॉइंट लिखिए मेरे दोस्त, नंबर दे देगा। और थोड़ा सा एक दो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना, तो 5 नंबर का, तो पाँचों में एक नंबर आराम से दे देगा। चलिए, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। अगेन VVI, अगेन भी यूपीएससी का एक इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर जगह पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये डेवलपमेंट करते हैं ना, तो मैं तो खुश रहूँगा ही ना, मेरे आने वाला जनरेशन भी खुश रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए है, तो VVI हर एक एग्जामिनेशन के लिए VVI रहता है, तो इसको टिक करिए। थोड़ा सा डिफिनेशन समझिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझिएगा। 5 नंबर का है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए, और उसके बाद उसका डिफिनेशन के साथ आगे के लिए प्रोसेस ला सकते हैं। मैं एग्जाम्पल नहीं दूँगा, एग्जाम्पल मैं दे दूँगा। चलिए, इट इज़ द प्रोसेस, यह भी एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट करने का
विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। इधर डिफिनेशन को रट जाइएगा, डिफिनेशन को रटना ही होता है, डिफिनेशन में दूसरा दिमाग नहीं लगाना। समझ लेते हैं, समझने से वीडियो तो चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। समझने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा आसानी लगता है रटने में, लेकिन समझ लीजिए और समझने के बाद रट जाएगा। नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड विदाउट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन जो है ना, मीट्स देयर नीड। तो जो वर्ड है ना, मीट्स देयर नीड फ्यूचर जनरेशन और नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, तो ये दोनों वर्ड को रट जाइए मेरे दोस्तों, नंबर आपका मिल जाएगा। और इसका क्या समझाते हैं देखिए क्या, ये भी एक प्रोसेस है। दैट्स मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग या क्या एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन फॉर मीट देयर ऑन नीड्स। अपना तो यूज करिए, विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, ऐसा डेवलपमेंट करिए जो प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स फुलफिल हो, जो भी आवश्यकता हो उनको फुलफिल हो, कोई दिक्कत नहीं हो, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ, किसका एबिलिटी को रिड्यूस नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन का, फॉर देयर किसके लिए, ऑफ फ्यूचर जनरेशन फॉर देयर मीट ऑन नीड्स। उन लोग अपना नीड्स को फुलफिल कर ले, तो उन लोग को नीड्स को फुलफिल करने में जो उन लोग के पास क्षमता है, उस क्षमता में कोई कमी ना हो, यानी कि उन लोग को भी मिल पाए और आप अपना भी क्या डेवलपमेंट करते रहें, आप अपना भी काम करते रहें, रिसोर्सेज का यूज़ करते रहें, वेस्ट न करें। एग्जाम्पल में आप बहुत सारे लिख सकते हैं। मान लीजिए रेन हार्वेस्टिंग को कंजर्व करिए, या फिर आप वैसा रिसोर्सेज का रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करिए, आप भी यूज़ करिए, आगे वाला जनरेशन भी यूज़ करेगा। तो ये सब चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ऐसा डेवलपमेंट है जो सस्टेन करके रखेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ही बचा के रखेगा, आपका परिवार आगे वाले फ्यूचर को भी बचा के रखेगा। मान लीजिए आज हम लोग देखते हैं जो मोटर बोरिंग चापाकल धीरे धीरे विलुप्त, तो ऐसा नहीं, उन लोग के लिए कुछ रखिए कि ना ऐसा होता था, देखे डेवलपमेंट करिए, लेकिन आगे फ्यूचर प्लानिंग करते हुए तो बहुत अच्छा इसका क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी सरकार लॉन्च की थी, तो भी उसका 17 गोल है ना, तो उसको कंप्लीट करना होगा। तो वही इट इज़ द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। उन लोग का एबिलिटी में किसका एबिलिटी कि अपना भी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, तो कोई कमी ना हो, और साथ ही साथ अपना क्या है नीड्स को फुलफिल करें। तो डिफिनेशन को रट जाएगा, फिक्स एक नंबर आएंगे। तो हम लोग डिफिनेशन के साथ 5 नंबर का तो 1 2 4 पॉइंट लिखना भी तो होगा। नाउ फोकस ऑन द सम फीचर्स फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। यदि कुछ इसके फीचर विशेषताएं देख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्त क्या है इट्स कॉन्सेप्ट, देखिए फर्स्ट क्या है, सस्टेन द राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमी वेलफेयर। सस्टेन करेगा, राइज करेगा क्या, रियल पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देगा, और साथ साथ इकोनॉमी वेलफेयर होगा, अच्छे से डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास फ्यूचर। तो इकोनॉमी वेलफेयर तो फिक्स है, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी लोगों को बढ़ेंगे, रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होंगे ना, तो रिसोर्सेज जो इनकम आएंगे तो प्रॉपर इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। चलिए रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज का सही से यूज होगा, रेशनल में विवेकीय ढंग से सोच विचार के इसका ऐसा करते हैं, तो ये फीचर है। नो रिडक्शन द एबिलिटी ऑफ क्या फ्यूचर जनरेशन तो मीट्स तेरी, तो इसका बेस्ट फीचर है। तो यह सब हमको सस्टेनेबल में चेक ऑन द क्या है पॉल्यूशन है ना, पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन भी चेक करता है। कि डेवलपमेंट पॉल्यूशन भी चेक करेंगे ना, ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन का बर्बाद, मतलब उन लोग का मिल रहा है, हम लोग का मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें कंजर्व कर रिसोर्सेज को। तो इसमें क्या कहते हैं पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है ना, कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा डेवलपमेंट को विनाश करता है, तो डेवलपमेंट के विनाश नहीं हो रहा है ना, तो पॉल्यूशन को फिर चेकिंग होता है कि पॉल्यूशन क्या कंट्रोल में है, ताकि वेस्टेज नहीं हो रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, और 4 पॉइंट लिखने के बाद अब थोड़ा सा डिफिनेशन समझा दीजिए, तो 5 मिनट बिल्कुल दे देगा ना, छोड़ेगा ना, ये तो बिल्कुल दे देगा मेरे दोस्त। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। 37 मिनट, अच्छा चलिए 30 मिनट का, वो भी 40 मिनट, 40 और 37, मैं बात भी तो बहुत करने लगता हूँ। चलिए तो ज़्यादा नहीं, चलिए 1 घंटा तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, जितना मैं आपको समझाता हूँ बोलता हूँ उतना आप लिख पाइएगा, वहाँ इतना नहीं करना होगा। तो एंड करते हैं मेरे दोस्त। या आपका नाम मेरा नाम जो भी है सिग्नेचर दिखा, संडे लिखा था 5 में लिखा था नोट्स को। थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत। फॉर नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिया हो मेरे से, और कुछ नहीं कहूँ ज़्यादा, मैं कुछ कहूँगा नहीं, बस थैंक जरूर कहूँगा, तो दिल से कहूँगा। एक चीज़ और कहूँगा कि प्लीज़ शेयर इट, काइंडली रिक्वेस्ट, एकदम जो बोलिए एकदम काइंडली हर्ट इट टू द ऑल ऑफ यू फ्रॉम द हार्ट, एकदम हार्ट दिल से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त। एंड सब्सक्राइब लाइक कमेंट तो फिक्स करना है। एंड ऑल्सो मजाक में नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ, एकदम करिए। एंड और कुछ कह रहा था क्या, कमेंट करना। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, मेरे पढ़ाने के तरीका से अगर खुश है, थोड़ा सा भी लगता है कि ना भैया अच्छा से पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, तो बस हार्ड वर्क, देखिए हार्ड वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं केवल नौटंकी में जाके जो होता है वैसा नहीं, देखिए हार्ड वर्क। टाइम देखा 11:47 रात में काम हो रहा है, तो इसको हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि हम लोग रात में पढ़ते तो हार्ड वर्क नहीं, स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है ना, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए साथ साथ हमको भी तो इससे फायदा हो रहा है। हमें इकोनॉमिक्स वाले मेरा मेन सब्जेक्ट है, आगे फ्यूचर प्लानिंग, आगे सब कुछ ऑप्शनल वगैरह एग्जामिनेशन, तो हमको भी थोड़ा सा नॉलेज हो रहा है, आपके साथ साथ मेरा भी तो म्यूचुअल बेनिफिट है। तो म्यूचुअल बेनिफिट हो, देखिए भैया कैसे मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसी प्रकार मेहनत करना है, और बेस्ट क्या है रिजल्ट लाना है अभी से लेके
क्लास 12 तक, तो मेहनत के लिए मोटिवेट हो जाइए पढ़ने के लिए और बस पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटा पढ़िए, पढ़ने के समय पढ़िए, अब बाकी सब काम पे जो करना होगा खाइए नहाइए खेलिए घूमिए फिर जो करना है सो करिए। लेकिन 1 मंथ अगर ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं ना तो ज़्यादा गुड रहेगा। इधर 1 मंथ जब तक एग्जाम है तब तक, ठीक है ना, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, बस बाकी सब काम करिए। ऐसा नहीं कि मत करिए, जैसा करना जो बहुत अच्छा काम करिए और थोड़ा परिवार में नाम रोशन करिए, समाज में नाम रोशन करिए, अच्छा काम करिए। चलिए योर क्या है, योर आशुतोष, मैं तो आप ही का इसमें कहने के बाद क्या थोड़ा सा लिख दिया। और योर सबका नॉलेज चैनल जो सबका नॉलेज, सबके बस मेरा नहीं, सबका नॉलेज नाम ही है, सबका नॉलेज ये भी आपका है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा शेयर करिए, बस वीडियो को 40 मिनट करता हूँ, थोड़ा सा बात कर लिया तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 40 दूनी 80 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे हो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सब कुछ है। आप 2x पे देखिएगा तो आपको 20 मिनट हो जाएगा। तो बस मेरे दोस्त इन करते हैं, लास्ट मेरा एक ही थॉट है कि बस आज के लिए इतना ही। कुछ सीख पाए कुछ समझ पाए तो क्या करिएगा, लाइक तो करना ही मेरा वीडियो को, लाइक चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान में चलिए। जय हिंद एंड जय भारत।